नमस्कार। भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। आज बात करेंगे एक ऐसे ही पल की। ये कहानी है नमक की। सोचने वाली बात है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला नमक भरा क्रांति का प्रतीक कैसे बन गया। तो आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे और परत दर परत इस कहानी को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नमक ही क्यों। हमारे पहले हिस्से का नाम है अवज्ञा का एक प्रतीक। यहां हम जानेंगे कि महात्मा गांधी ने कैसे इस मामूली सी चीज को पूरे देश को एक साथ लाने का एक जबरदस्त हथियार बना दिया। देखिए, ये साल था 1930। गांधी जी की रणनीति कमाल की थी। उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जो हर एक भारतीय के जीवन से जुड़ी थी, नमक। अमीर हो या गरीब, नमक के बिना किसी का काम नहीं चलता था। उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक खत लिखा जिसमें 11 मांगे थी, और उन सब में सबसे बड़ी मांग थी नमक पर लगा टैक्स खत्म करो। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये एक सीधा अल्टीमेटम था। पर यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। हर बड़ी क्रांति की तरह इसके पीछे भी एक लंबा संघर्ष था, एक पूरी पृष्ठभूमि थी। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और उन वजहों को देखते हैं जिन्होंने इस विद्रोह की आग को भड़काया। तो जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, माहौल में एक बेचैनी सी थी। 1922 में असहयोग आंदोलन हिंसा की वजह से वापस हो गया। फिर किसानों की फसल के दाम गिरने लगे, और फिर आया साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। चारों तरफ साइमन गो बैक के नारे थे। इसी बीच वाइसरॉय इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमोल सा वादा कर दिया। बस यहीं कांग्रेस के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मांग की पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी आजादी। अब मुकाबला बिल्कुल तैयार था। और इसी तैयार मंच पर शुरू हुआ वो अध्याय जिसे इतिहास में महान नमक मार्च के नाम से जाना जाता था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे मजबूत, सबसे यादगार हिस्सा था। अब पूरा ध्यान इसी ऐतिहासिक यात्रा पर लगाते हैं। गांधी जी की रणनीति एकदम साफ थी। पहला कदम अल्टीमेटम भेजो, नहीं माने तो दूसरा कदम, एक लंबा शांतिपूर्ण मार्च निकालो। ऐसा मार्च कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाएं। और फिर दांडी पहुंचकर बस एक मुट्ठी नमक उठाकर उस कानून को तोड़ दो। ये एक इशारा था पूरे देश के लिए, एक सिग्नल कि अब चुप बैठने का, कानून मानने का वक्त खत्म हो गया। अच्छा, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये पुराने असहयोग आंदोलन से अलग था। कैसे? असहयोग का मतलब था अंग्रेजों के साथ काम ही मत करो, उनका साथ मत दो। लेकिन सविनय अवज्ञा मतलब एक कदम आगे। इसका मतलब था जानबूझकर मगर शांति से गलत कानूनों को तोड़ो। ये विरोध का एक ज्यादा सीधा और असरदार तरीका था। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश हुकूमत हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी रहती। जवाब में उन्होंने गिरफ्तारियों का दौर शुरू कर दिया। एक एक करके बड़े नेता जेल जाने लगे, और जैसे जैसे गिरफ्तारियां बढ़ीं, लोगों का गुस्सा भी भड़का। पेशावर से लेकर शोलापुर तक कई जगहों पर विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। अब एक और अहम सवाल, इस आंदोलन में कौन लोग थे? क्या सभी एक ही वजह से लड़ रहे थे? चलिए जरा आंदोलन में शामिल अलग अलग समूहों और उनके मकसदों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वराज का मतलब हर किसी के लिए अलग था। जो अमीर किसान थे उनके लिए स्वराज का मतलब था कम लगान। गरीब किसानों के लिए मतलब था जमींदारों को किराया न देना पड़े। जो व्यापारी थे वो चाहते थे कि बिजनेस करने में आसानी हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मजदूर वर्ग था वो ज्यादातर इस आंदोलन से दूरी रहा, शायद क्योंकि कांग्रेस उनके मुद्दों को लेकर थोड़ी हिचकिचा रही थी। और हां, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने मार्च में हिस्सा लिया, नमक बनाया, यहां तक कि जेल भी गईं। लेकिन गांधी जी के इस कथन से हमें उस दौर की सोच का भी पता चलता है। महिलाओं की भूमिका को लेकर विचार काफी पारंपरिक थे। उनका मानना था कि महिलाओं का मुख्य काम घर संभालना और चरखा चलाना ही है। कहने को तो ये आंदोलन एकता की एक मिसाल था, लेकिन सच तो ये है कि इस एकता की भी अपनी कुछ सीमाएं थीं। इस विशाल आंदोलन के अंदर भी कुछ गहरी दरारें थीं, कुछ गहरे मतभेद थे। हर कोई एक ही नाव में सवार नहीं था। सबसे बड़ा टकराव था दलितों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर। एक तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका मानना था कि दलितों को असल राजनीतिक ताकत देने के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहिए, और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिन्हें डर था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। यह विचारों का एक बहुत बड़ा टकराव था। इसी टकराव का नतीजा था पूना पैक्ट,
गांधी जी ने जब अलग निर्वाचक मंडल के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया तो डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत दबाव बना और उन्हें पीछे हटना पड़ा। समझौते में तय हुआ कि सीटें तो आरक्षित होंगी, लेकिन चुनाव में वोट सब मिलकर देंगे। इसी तरह देश का एक बड़ा मुस्लिम तबका भी धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि कांग्रेस पर हिंदू राष्ट्रवादी सोच हावी हो रही है। मन में एक डर था कि आज़ाद भारत में हिंदू बहुमत के बीच कहीं उनकी पहचान, उनकी संस्कृति खो न जाए। और इस शक और अविश्वास ने एक होकर लड़ने की कोशिशों को बहुत कमजोर कर दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर इस आंदोलन का हुआ क्या, इसका अंत कैसे हुआ? चलिए अब इसके आखिरी दौर और इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। पहले गांधी इरविन समझौते की वजह से इसे रोका गया, लेकिन जब लंदन में बात नहीं बनी तो गांधी जी ने इसे दोबारा शुरू तो किया, पर तब तक वो शुरुआती जोश, वो तेजी खत्म हो चुकी थी और आखिरकार 1934 में ये आंदोलन आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं। नमक मार्च से तुरंत आज़ादी तो नहीं मिली, ये सच है, लेकिन क्या इसने देश को जोड़ा या फिर इसने समाज के अंदर की उन दरारों को और भी साफ कर दिया जो आगे चलकर देश का भविष्य तय करने वाली थीं? ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के बनने की उस उलझी हुई और कभी-कभी दर्दनाक प्रक्रिया की है, जिसके बारे में जितना सोचा जाए कम है।